कि सर कैसे तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को, क्या अभी से लेकर अगर बात करें तो 2027 में 2 साल है, तो 2 साल क्या इनफ है? पूरा 2 साल तो है ही नहीं हमारे हाथ में, तो क्या यह इनफ है कि हम माने इसमें हम अपना ऑप्शन भी तैयार कर सकते हैं कि सर कैसे हम तैयारी की रणनीति बनाएं और तैयारी के दौरान हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों, हम उन सब बातों पर, उन सब मुद्दों पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं भाषण देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, क्योंकि ये सब भाषण देने वाले यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारे मिल भी जाएंगे, ठीक है ना। मैं उन बातों पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। हाँ, जो काम की बातें हैं जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सके, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, बचपन से मैंने एक दोहा पढ़ा, और शायद ये दोहा आप लोगों ने भी पढ़ा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये दोहा सबने पढ़ा है हमने, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यूपीएससी में ये दोहा बहुत कारगर है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, अगर आपके मन में यूपीएससी को लेकर के कि मुझे आईएएस बनना है और मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोहा आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम डेडिकेशन मांगता है, परसिवरेंस मांगता है और कंसिस्टेंसी मांगता है। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने अंदर लाते हैं, डेडिकेशन, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, और ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है, परसिवरेंस मतलब हट अगर आपके अंदर है, तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर, क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करना है क्या हमें? क्या मेहनत करने वाले ही इस एग्ज़ाम को पास करते हैं? तो मैं आपको कह रहा हूं कि मेहनत करने वाले इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे? क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके मेहनत को सलाम करता हूं। यहां बैठा हुआ एक स्टूडेंट बैठा हो, सर मैं 16 18 घंटे पढ़ सकता हूं। आप मत बोलिए, मुझे बस यूपीएससी निकालना है, मैं 16 घंटा पढ़ सकता हूं। मैं बोलता हूं उसके बाद भी यूपीएससी दिक्कत है निकलना। क्यों? आप बात को समझना, क्योंकि आप मेहनत कहां कर रहे हैं? आप मेहनत कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप मेहनत किए जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, सुबह दोपहर शाम रात केवल किताबों में आप घुसे हुए हैं। जब देखो तब आपकी आंखें लाल हो चुकी हैं पढ़ पढ़ करके, लेकिन कहां आप पढ़ाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और यूपीएससी इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको मेहनत करना है, यहां इंपॉर्टेंट ये है कि सही डायरेक्शन में, माने आपका जो मेहनत होना चाहिए वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन आपका, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्शन आपके पास सही है, तो फिर आप अपने कंसिस्टेंसी, अपने मेहनत और अपने परसिवरेंस से आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। समझ में है? और सबसे बड़ी बात है कि क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको ये रखना चाहिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, क्योंकि बात को बहुत ध्यान से समझना। केवल YouTube में आकर के देख लेना, कुछ रील्स देख करके आप समझ जाएंगे कि आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी समय लेने वाला एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी तैयारी है जो समय लेता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्यों यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ माना जाता है। बच्चों, क्यों टफ कहा जाता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। यहां आपको बहुत कुछ पढ़ना है, यहां आपको हिस्ट्री पढ़ना है, यहां आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, यहां आपको पॉलिटी पढ़ना है, यहां आपको इकोनॉमी पढ़ना है, यहां आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, यहां आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, यहां आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, और तो और इसके साथ साथ आपको CSAT भी पढ़ना है और ऑप्शनल भी पढ़ना है। तो यहां
एक लंबा समय लगता है तैयारी में, और ये लंबा समय मैं पंचवर्षीय योजना ही नहीं बता रहा हूं मैं, बल्कि लंबा समय का मामला है कि कम से कम मानकर चलिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको साल, 1.5 साल, मिनिमम 1.5 साल की तैयारी तो चाहिए ही। 1.5 साल की जब आप तैयारी करते हैं, साल से 1.5 साल की आप तैयारी करके आते हैं, और जब आप अपने सारे सब्जेक्ट को जो जो यूपीएससी में रिक्वायर्ड है, जीएस में, सी सेट में और ऑप्शनल में, और उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तब आप समझिए कि आप यूपीएससी में न केवल एग्जाम को क्रैक करते हैं बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। सवाल यह उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए 2027 के लिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस एग्जाम को लेकर हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए मानसिकता, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, पहले तो ये दिमाग में बैठाओ कि अगर यूपीएससी पास करने का मन है और यूपीएससी निकालना है, वो आप चिंता मत करो, हम लोग हैं, वो तो फिर दिक्कत है नहीं है। लेकिन पहले अपने अप्रोच को देखो बेटा, चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों को अपना अप्रोच पॉजिटिव करना पड़ेगा। पहले अपनी मानसिकता एकदम पॉजिटिव करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? क्योंकि ये एक लंबी तैयारी है, यहां एक मैराथन दौड़ है, एक लंबी तैयारी आपको करनी है। तो इसके लिए आपकी मानसिकता बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। मैंने देखा है इन मेरे 10-12 साल के टीचिंग करियर में, मैंने देखा है, जनरली बच्चों को देखा है कि वो तैयारी में तो आते हैं, अभी भी सर करना है, सर आप मत पूछिए। जब पहली बार तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी जब शुरू करते हैं, आज ठान लिया कि मुझे तैयारी शुरू करनी है, अब मुझे यूपीएससी निकाल करके दिखाना है, तो तैयारी के शुरुआत में उनका जोश देखने लायक होता है। जैसे लगता है कि बस अब मत पूछिए, अब बस अगले महीना इनका एग्जाम निकलने वाला ही है, एकदम निकलने वाला ही है, एकदम निकलने वाला है इनका एग्जाम। और शुरुआती दौर में एकदम जोश जोश में मत पूछिए, जो किताबें मिल रहा है, जहां मिल रहा है, बस पढ़ना है हमको। फिर धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे देखिए उनके मन में, अब ये केवल ऐसा नहीं है किसी बच्चे में आता है, लगभग सब में आता है। धीरे धीरे अब यहां शुरू होता है नेगेटिव विचारों का आना, डर का आना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डर। ये नेगेटिव विचार ही देखा जाए तो डर पैदा करने लगते हैं मन में, तरह तरह के, देखा जाए तो एक तरह के नहीं होता, डर के साथ साथ आपके संदेह भी पैदा होना, डाउट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि क्या इस एग्जाम को मैं निकाल पाऊंगा, क्या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं सही दिशा में कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है 1.5 साल मेरा समय बर्बाद हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। माने अब दिमाग में केवल और केवल डाउट पैदा होने लग जाता है, और ये डाउट धीरे धीरे ये डाउट आपका नेगेटिव विचार में पैदा होने लग जाता है, और ये नेगेटिव विचार आपके मन में डर लाने लगता है। और यही डर जो है आपके मन में, जैसा कि अभी कहा कि गुस्सा आता है, आपके मन में तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। आपके मन में तनाव आने लग जाता है, एंजाइटी आने लग जाता है। और जितना तनाव आपके मन में रहेगा, मान कर चलिए ये बात कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी ही क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जितना आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, फिर आप उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, उतना आप एफर्ट कर ही नहीं पाएंगे, और ना आपकी उतनी प्रोडक्टिविटी आ पाएगी। सबसे बड़ी बात है, आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण कि आप कहां आ गए, आप डर के माहौल में आ गए, और उस डर ने आपके जीवन में क्या पैदा कर दिया, तनाव पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके मन में संदेह आया। संदेह से कहां पहुंचे आप, नेगेटिव विचारों में।
नेगेटिव विचारों से आपके मन में डर आया और ये डर आपके मन में तनाव लाया और तनाव से आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे, आपकी उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लग गई। और ये ज्यादातर तैयारी करने के दौरान बच्चों में मैंने देखा है कि ये धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप यूपीएससी की तैयारी में, अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ इस बात की भी तैयारी करिए कि मुझे कैसे अपने मानसिकता को, अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखना है और कैसे मुझे तनाव को हमेशा तनाव को दूर करने का प्रयास करना होगा। संदेह को कम से कम, माने जहां तक हो सके इसको निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे होगा? इस तनाव को हम कैसे दूर कर पाएंगे? इस संदेह को कैसे दूर कर पाएंगे? हां, इस संदेह को दूर करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय, अगर मैं कहूं कि केवल और केवल एकमात्र उपाय कहूं कि ये करना है, ये कर लो, तो मैं सच बता रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल आपके साथ गलत होगा, क्योंकि कोई एक उपाय हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं अपने लिए कहता हूं कि मेरे मन में अगर तनाव आता है या मुझे किसी चीज से समस्या होती है, डर पैदा होता है या जिससे कि मेरे अंदर एंजाइटी बढ़ता है, तो जनरली मेरा काम क्या है, मुझे जो सबसे बढ़िया सही लगता है और वो है कि मैं सोता बहुत हूं। सोना मेरे लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मैं नींद लेने लगता हूं, खूब नींद में जाता हूं। और अगर नींद नहीं आ रही है, मान लीजिए एंजाइटी खूब है, नींद नहीं आ रही है, तो मेरे लिए फिर दूसरा उपाय है कि मैं मूवी देखना शुरू कर देता हूं। तो कम से कम आपको भी कुछ ना कुछ जो आपको पसंद है, और जरूरी नहीं है कि ये चीजें जो मुझे पसंद है ये आपको पसंद हो और ये आप इससे अपने तनाव को दूर कर सके, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव कर सके। आप वो कीजिए जिससे जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको खेलना पसंद है, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको योगा पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, सबसे बढ़िया उपाय तो कहा जाता है कि मेडिटेशन होता है, जहां आप मेडिटेट होकर के कम से कम तनाव को बहुत हद तक दूर कर पाते हैं। और WHO के एक स्टडी में पाया गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति ज्यादा नहीं, पूरे दिन भर में केवल आधे घंटे भी वॉक करता है तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और उसकी याद करने की क्षमता भी बढ़ती है, वो कम चीजों को भूलता है। तो आप सोचिए कि हमारी जिंदगी में योगा का कितना, एक्सरसाइज का कितना बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, इंपॉर्टेंट क्या है, तैयारी करने के लायक बनाइए। पहले आप अपने आप को आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पहले उस एग्जाम को तैयार करने के लायक अपने आप को बनाइए। और इस बात के लिए तैयार रहिए कि पूरे इस प्रोसेस में आपको तनाव आएगा, भय आएगा, आप उस भय और तनाव को कैसे दूर कर पाएंगे? अपने पॉजिटिव अप्रोच, केवल पॉजिटिव अप्रोच अपना रखिए कि हां मैं कर लूंगा। तनाव को जितना हो सकता है दूर रखने का प्रयास कीजिए और कामों में अपने आप को उस समय इन्वॉल्व कर लीजिए। जो समय है पढ़ने का, कंसिस्टेंसी रखिए, उसको, पढ़ाई को डिसिप्लिन में रहिए और फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है। सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन की बात करना चाहते हैं कि भैया कोई आए, यहां पर अब ऋषि सर आए हैं तो आकर हम लोग को खूब मोटिवेट करके जाए और खूब बताएं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। कितना मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को, कितना चाहिए जिंदगी में मोटिवेशन? आप इस मोटिवेशन से बाहर आइए, इस मोटिवेशन की दुनिया से। ये मोटिवेशन के जो आप अपने आसपास पाल रखे हैं लोगों को, जो आपको केवल मोटिवेट ही करते रहते हैं या उन लोगों के ही संपर्क में रहते हैं जो केवल आपको मोटिवेट ही करते रहते हैं, तो वो कब तक चलेगा? पढ़ना भी है तो अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेटेड कीजिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेटेड कीजिए। आप जिस हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, आज मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ ही हूं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं पढ़ाते आया हूं, मैं देखा हूं किस पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, ऐसी पृष्ठभूमि की जिसके बारे में मैं यहां पर खुल करके बहुत बोल भी नहीं पाता हूं। कोई अपने सोने को उधार रख करके आ रहा है, कोई घर को, जमीन को उधार रख करके आ रहा है, कोई किसान क्रेडिट कार्ड में उधार लेकर के आ रहा है, तैयारी कर रहा है। वो किस पृष्ठभूमि से हैं?
तो इतने, और साथ में आप ये सोचिए केवल और केवल मन में ये उत्साह और मन में विश्वास, भरोसा कि हम मेहनती हैं और मेहनत के द्वारा इस एग्जाम को आराम से पास कर लेंगे। केवल अपने मेहनत पर हमको भरोसा है। तो आप सोचिए कि यूपीएससी में अगर मैं हिंदी माध्यम के छात्रों की बात करूं तो वो तो ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और मुझे नहीं लगता है कि वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड है कि उसको किसी और मोटिवेशन की आवश्यकता ही है। किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना है। आपको पता है ये एग्जाम क्या है, आपको अपना रूम बंद करना है, ठीक है, अपने रूम में अपना सिलेबस चिपकाना है, यूपीएससी का सिलेबस चिपकाना है। आपके पास 10 इयर्स बुक होने चाहिए। 10 इयर्स बुक मतलब प्रीलिम्स के और मेंस के आपके क्वेश्चन पेपर विद सॉल्व होने चाहिए, और आपके पास किताबें होनी चाहिए। बस उसके बाद देखो, आप जो भी 7-8 घंटा 6 घंटा जो भी रोज आप पढ़ रहे हैं, 2 साल, मैं बोल रहा हूं 2027 अगर आप आज से तय करते हैं कि आपको देना है एग्जाम और लग करके देना है, लिटरली आप रिजल्ट निकाल लोगे। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई मोटिवेशन के पीछे भागना, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से पूछना कि क्या करना है, कैसे करना है। केवल दिमाग में बैठाना है रणनीति। रणनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, रणनीति की बात करता हूं, तो जनरली हमें पहले तो यूपीएससी में किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर मैं किताबों की बात करता हूं, किताबों की अगर मैं बात कर रहा हूं, जरा देखो, तो हमें लगभग देखो कितनी किताबें पढ़नी पड़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास में इतनी किताबें हैं, ठीक है। और हर किताबों के अगर मैं पन्नों को देख रहा हूं कि लगभग अगर मैं एक औसतन पेज लेता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 580 पेज है, और अगर आप लगभग हर दिन लगभग 10 से मान के चल रहा हूं 20 पेज आप पढ़ रहे हैं, लगभग 20 पेज आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं डेली। तो डेली अगर 20 पेज पढ़ रहे हैं तो इस बुक को पढ़ने में, भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को पढ़ने में आपको लगभग 29 से 32 दिन लग रहा है। तब आप जब डेली पढ़ रहे हैं 29 से 32 दिन आपको लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि संडे चलिए आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, संडे आप आराम करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 29 से 32 दिन। अब अगर इस तरह से मैं मानकर चलूं, अर्थव्यवस्था की कोई किताब आप पढ़ने जा रहे हैं, 560 पन्ने की किताब है, आपको 28 से 30 दिन लगेगा। इसी तरह से आप मानकर चलिए प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, उसकी 178 पेज की किताब है, आपको 8 से 10 दिन लगेगा। अब ऐसे अगर मैं लेकर के चलता हूं तो लगभग आप मानकर चलिए आपको 6000 से लेकर 6500 पन्ने पढ़ने हैं केवल जीएस में। अभी मैं ऑप्शनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ऑप्शनल की बात ही नहीं कर रहा हूं। और 6 से 6500 पन्ना अगर आपको पढ़ना है, और औसतन 20 पन्ना मैं मानकर चलूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, तो भी साहब अगर मानकर चले तो आप देखिए कम से कम आपको लगभग 315 दिन कम से कम आपको लगेगा ही लगेगा। कम से कम आपको मानकर चलिए 11 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि यह तैयारी 2 महीने 3 महीने की है? इस तैयारी में थोड़ा समय लगेगा अगर आप तैयार करना चाहते हैं अपने आप को। तो केवल किताब ही आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बेसिक बुक तो देखो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं दोनों को मिला करके बात कर रहा हूं, तो भी कम से कम आप मानकर चलिए एक बेसिक बुक तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो कम से कम आप समझ लीजिए 11 महीना आपको कम से कम लगेगा, जो आपको तैयारी के दौरान, केवल जीएस की तैयारी, ऑप्शनल की तो बात नहीं कर रहा हूं, सी सेट की तो मैं इसमें बात ही नहीं कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद कि क्या होना चाहिए, अगर ये आपको इतना पढ़ना है तो आपकी माने डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए डेली रूटीन में। तो डेली रूटीन में आप क्या करते हैं, पहला तो है 15 से 20 पेज आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का आप तय करते हैं, कितना तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। फिर आपको लगता है कि यूट्यूब में कोई एक रेफरेंस वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में मदद मिल रहा है, तो आप मान लीजिए उस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका 2.5 से 3 घंटा उसमें भी जा रहा है। फिर आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स बनाने में आप टाइम लगा रहे हैं, और केवल नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको एमसीक्यू, उसका जो एमसीक्यू है
उसको भी सॉल्व करना होगा, उसको भी देखना होगा, आप उसमें भी 15-20 मिनट दे रहे हैं। यहां तक कि अगर आपको तैयारी करना है तो शुरुआती दौर से ही कम से कम नहीं हो तो कम से कम एक मेंस का क्वेश्चन तो आपको लिखना ही पड़ेगा डेली। और एक मेंस के क्वेश्चन में आप उस टॉपिक को पढ़कर अगर लिख रहे हैं तो 15 से 20 मिनट और ले लीजिए। और फिर इतना ही नहीं है, मैंने फिर से वही बात कहा कि करत करत अभ्यास के केवल आपको केवल पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। और रिवीजन में आपका फिर 30 मिनट कम से कम आधा माने घंटा कम से कम जाएगा। और फिर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। करंट अफेयर डेली आपको करंट अफेयर कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही होगा। तो ये तो आपको डेली रूटीन में अपना शामिल करना पड़ेगा अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके तैयारी में आज से ये डेली रूटीन आपका होना चाहिए, जहां आप 15 से 20 पेज भले एनसीईआरटी आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए कम से कम। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई अगर वीडियो देख रहे हैं रेफरेंस वीडियो तो आप उसको देखिए और उससे संबंध में अपना नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इंपॉर्टेंट वही मैंने बोला 10 इयर्स क्वेश्चन आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और यहां तक कि एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आप बहुत जरूरी है कि आप मेंस का भी आंसर राइटिंग कीजिए। कम से कम कुछ लिखिए, 1 पन्ना ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। और वो लिखने से आप जब डेली लिखना शुरू करेंगे, राइटिंग स्किल एक दिन में नहीं आता है बच्चों। राइटिंग स्किल में टाइम लगता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको इसमें समय लगता है, तो कम से कम इसके लिए आप डेली लिखना शुरू कीजिए। और जब आप डेली लिखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप आंसर राइटिंग बहुत बेस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसके लिए आप डेली आंसर राइटिंग रिवीजन करेंगे और साथ में आप करंट अफेयर भी डेली आपको करना होगा। कोई ना कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन से आपको करंट अफेयर तैयार करना ही होगा। लेकिन अब इसमें आप जो समय दे रहे हैं, टोटल जो भी 7-8 घंटे आप दे रहे हैं, उसके बाद ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप 6 से 7 घंटे की नींद भी लेंगे और साथ में आप 1 घंटा कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज जरूर देंगे। इससे आप बचना नहीं है आपको, डेली बल्कि नियम बनाना है। अगर सोने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि नहीं हम 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे, अपने बालों में एक रस्सी लगा करके पंखे से बांध कर खूब ऐसे पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, आंखों में तेल डालकर पढ़ेंगे, उससे यूपीएससी पास नहीं होता है साहब, उससे यूपीएससी पास नहीं होगा। आप प्रॉपर स्लीप भी लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप रोज नियम बांध लीजिए, भले आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना हो, लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिए, नहीं हो तो आप वॉक कीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ये डेली कर रहे हैं, ये रूटीन डेली आप अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले 3 महीने में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट 40 से 60% तक का आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले 3 महीने 4 महीने में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, कभी रोका नहीं आपने, कंटिन्यू लगे रहे किसी बात से, वही तनाव, बीच में जो तनाव आए आप उस तनाव को भी मैनेज कर रहे हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि आप 4 से 5 महीने के बाद आप लगभग 70 से 80% आपको प्रोडक्टिविटी आपकी निकलेगी। और वास्तव में आप तब देखना आपके लिए तैयारी कितना आसान आपको लगने लगेगा और आपको खुद महसूस होने लगेगा कि मेरा तो होगा सिलेक्शन। और जब ये मन में खुद आने लगेगा ना अपने पढ़ाई से, तो फिर जाकर के आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बताइए सर कि कैसे तैयार करना है, आप बताइए सर कैसे आंसर राइटिंग करनी है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, केवल मैं बता रहा हूं, जो अगर मैं रूटीन बता रहा हूं, केवल आप इस रूटीन को फॉलो कर लीजिए। और ज़्यादा नहीं, 3 महीने 90 दिन अगर आप इस रूटीन को अपना लेंगे साहब, उसके बाद 91 दिन आप खुद बताइएगा, खुद मन में सोचिएगा कि आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अब तो हो ही जाएगा। हम लोग यही है कि वो 90 दिन वो रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाते। 7 दिन हुआ नहीं कि हमारा रूटीन नया बनकर तैयार हो जाता है। रूटीन हमारा हर दिन बनता है, हर दिन हम नया रूटीन बनाकर तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कि कल ये रूटीन फॉलो होगा, और कल उसके बाद फिर एक नया रूटीन बन जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, परसों से नया रूटीन हम शुरू करेंगे। और यही हमारा काम चलता रहता है।
कम से कम हमें उससे बाहर निकलना होगा, उन चीजों से बाहर आना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हर डे आपको क्या करना है, आपको बुक रीड करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, कम से कम एक आंसर राइटिंग करना है और रिवीजन करना है डेली आपको। और हर सप्ताह आपको क्या करना है, सप्ताह आपको जो आपने पढ़ा है, आप जैसे आज मान लीजिए आप मंडे से आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे को आप अपना आराम वाला दिन मानिए कि संडे हमको फ्री रखना अपने आप को। अब मंडे से सैटरडे तक जो आपने फ्राइडे तक पढ़ा, फ्राइडे तक मानकर चलिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, तो एक दिन अपना क्या कीजिए, वीक में एक दिन अपना रिवीजन का भी रखिए कि आपको रिवीजन करना है। अब उस दिन आप क्या करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे। आप क्या करेंगे, जो भी उस दिन टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हर दिन अगर एक आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मान कर चलिए सप्ताह में कम से कम 4 से 5 आंसर आप लिख रहे हैं, तो उसको इवेल्युएट करने की भी कोशिश कीजिए। मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। तो जो चीज पढ़े हैं उसका रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, और ये सप्ताह रूप में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने सीधे सीधे महीने का या 1 वर्ष का रूटीन या 3 महीने का रूटीन क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपने टारगेट बहुत छोटे रखिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट ही बहुत बड़े बड़े रख लेते हैं, और टारगेट अगर बड़े रख लेंगे तो फिर क्या होगा, वो रूटीन, वो कभी टारगेट पूरा होगा ही नहीं। तो बेहतर है, अगर यूपीएससी पास करना है और यूपीएससी निकालना है, यूपीएससी क्या, मैं तो किसी भी एग्जाम के लिए कहूंगा, मेरा एक ही मानना है कि अपने टारगेट को बहुत बड़ा मत रखिए। टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा है, एक मेरे फ्रेंड थे, मैं उनकी बात बता रहा हूं कि उसने टारगेट रखा कि मुझे 10 पन्ना डेली पढ़ना है। 10 पन्ना, एक बुक ले लिया कि मुझे 10 पन्ना डेली पढ़ना। अब उसने देखा कि डेली वो एक दिन वो 5 पेज पढ़ पाया, 5 पेज पढ़ पाया। तो मैंने बोला कि तुम्हारे टारगेट पूरे हुए क्या, मैंने उससे बात की, तुम्हारे टारगेट पूरे हुए क्या। उसने बोला हाँ मेरे टारगेट पूरे हुए। मैंने बोला अच्छा, तुम एक दिन में 10 पन्ना पढ़ लिए, तुम्हें तो और भी बहुत सारी चीज पढ़ने होते, उसका उस बुक का 10 पन्ना पढ़ लिए तुमने। बोला हाँ, मैंने 10 पन्ना तो नहीं पढ़ा, मैंने 5 ही पन्ना पढ़ा। तो मैंने बोला कह रहे वाह, मेरे सामने तो तुमने टारगेट 10 पन्ना का रखा था, फिर 5 पन्ने से तुमने अपने टारगेट कैसे पूरा कर लिया। तो उसने कहा अरे नहीं, मैंने अपने टारगेट को रिवाइज कर लिया और मैं अपने टारगेट को वहां 5 पन्ना ही रख लिया। तो वो भी करने की जरूरत नहीं है कि जहां आप अपने टारगेट को, अब आप क्या कर रहे हैं, हर दिन रिवाइज कर रहे हैं कि अरे 4 पन्ना पढ़ेंगे तो मेरा टारगेट आज का 4 पन्ना ही होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने 20 पन्ना टारगेट लिया है, पहले तो टारगेट रखिए क्या 20 पन्ना आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप 20 पन्ने पढ़ सकते हैं तो अपना टारगेट 20 पन्ने का रखिए, उसको एनी हाउ कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हर दिन अपने टारगेट को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ टारगेट। और फिर महीने में आप क्या करेंगे, महीने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी आपने पढ़ा है सप्ताह दिन के हिसाब से और सप्ताह के हिसाब से, आप महीने महीने आप एक काम करेंगे, उसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है और उसको नोट्स के रूप में कंपाइल करना भी बहुत जरूरी है। तो ये आपकी तैयारी की रूपरेखा होगी जो आप तैयार करेंगे। आप कैसे रूटीन बनाकर चलेंगे, कैसे उसको साप्ताहिक रूप में करेंगे और कैसे उसको मासिक रूप में करेंगे। तो इस हिसाब से अपने टारगेट ले करके आपको आगे बढ़ना है, अपने जीएस के पोर्शन में या अपने ऑप्शनल के पोर्शन में आपको चलना है।